नमस्कार। आज 21 नवंबर है। आज के दिन को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाया जाता है। दर्शकों, 1996 के 21 नवंबर को ही यूनेस्को ने ये दिवस निश्चित किया। क्यों किया ये तो उस समय के जो लोग हैं वो बता सकेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि टेलीविज़न ने पिछले 50-60 साल में, या कुछ ज़्यादा ही कहिए, अब तो करीब 90 साल हो गए, उसमें जितनी प्रगति की है और इसकी जो उपादेयता जितनी बढ़ती गई, उसके बाद इसको एक ख़ास दिवस के रूप में मना करके इसके महत्व को और बढ़ाने की बात हुई। यहाँ ये बताना शायद प्रासंगिक होगा कि टेलीविज़न की शुरुआत कैसे हुई। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि एक 14 साल के लड़के, जिसने आज तक स्वप्न नहीं देखा था कि बिजली कैसी होती है, उसने ये स्वप्न देखना शुरू किया कि एक कोई ऐसा यंत्र हो जिसके माध्यम से चित्रों का आदान प्रदान घूमता फिरता हो, और उसी ने टेलीविज़न का आविष्कार किया 1927 ईस्वी में, और बाद में उसका बहुत सारा प्रचार प्रसार होता रहा। अभी तो पूरी दुनिया में टेलीविज़न की, मुझे लगता है, लाखों करोड़ों की संख्या होगी। आज हम लोग विश्व टेलीविज़न दिवस के अवसर पर चर्चा करेंगे कि इसकी अभी क्या स्थिति है, क्या उपादेयता है, किसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, अब क्या टेलीविज़न से दूरी बनाई जा सकती है। बहुत सारी बातें हम करेंगे, और आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुजाता कौरा जी। स्वागत है आपका। आप शिक्षिका हैं, अभी तो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल की, और बहुत पुरानी ब्रॉडकास्टर रही हैं। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, आप हैं डॉक्टर देवव्रत सिंह। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डीन और प्रोफेसर हैं, और बहुत पुराने ब्रॉडकास्टर भी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं पत्रकारिता और टेलीविज़न पर, और बहुत जागरूक हैं, और झारखंड में अभी लोगों को पत्रकारिता और टेलीविज़न के बारे में पढ़ा सिखा रहे हैं। तो आप सबों का स्वागत है। मैं सबसे पहले देवव्रत जी आपसे कहूँगा कि आपने जो विभिन्न प्रदेशों में, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हरियाणा में भारतवर्ष में जो टेलीविज़न आया था, तो सबसे ज़्यादा और नज़दीक में जो प्रायोगिक हुआ था, तो सबसे पहले हरियाणा के लोगों ने ही देखना शुरू किया था। तो हरियाणा से लेकर के, और फिर मध्य प्रदेश में रहे, और फिर झारखंड में आए हैं, तो टेलीविज़न दिवस के उपयोगिता के बारे में अपने सारे अनुभव थोड़े हमें बताइए, हमारे दर्शकों को। देखिए, आपने सही कहा कि हरियाणा दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, और जो शुरुआती प्रयोग हुए 1967 में हुए, जो एग्रीकल्चर के लिए टेलीविज़न का जो उपयोग हुआ, उसमें कुछ गांव जो हैं हरियाणा के भी थे। और दरअसल टेलीविज़न का जो महत्व है, वो महत्व है उसका एक विजुअल मीडिया होने के नाते, और विजुअल मीडिया होने के नाते हमेशा से टेलीविज़न बड़ा आकर्षित करता रहा है आम लोगों को। अनपढ़ जो लोग थे, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी लिटरेसी रेट 100% नहीं है देश में, और मैं बात कर रहा हूँ 60 के दशक की। तो विजुअल माध्यम से, तस्वीरों से, बोलते हुए शब्दों से कैसे बिना पढ़े लिखे लोगों को भी आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, ये टेलीविज़न की क्षमता है। इसलिए टेलीविज़न ने हमेशा आम लोगों को बड़ा आकर्षित किया। और शुरुआत में तो आप जानते ही हैं कि शुरुआत में टेलीविज़न लंबे समय तक, लगभग 80 के दशक तक, टेलीविज़न का जो उद्देश्य था मूलतः शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का था। मनोरंजन को लेके भी उतना जोर तो 80 के दशक में आया, जब सीरियल हम लोग और ये सब चालू हुए, बुनियाद और कक्का जी का हीन और ये सब तमाश सीरियल जो हैं 80 के दशक में शुरू हुए, जिसमें वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, केवल हम एक तरफा जो सूचना और शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम दर्शकों का मनोरंजन भी करें, और मनोरंजन के साथ साथ जो है कुछ काम की बातें उनको बताएं। तो इस तरीके का एक इतिहास रहा है देश में, और बड़ा ही शानदार इतिहास रहा है दूरदर्शन का। और मैं तो कहूँगा कि भारत में जो देश में जो विकास हुआ है पिछले 75 सालों में, उसमें विभिन्न जो कारक हैं, उसमें मीडिया
और दूरदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बताया आपने देवव्रत जी। और सुजाता जी, आप तो बच्चों को पढ़ाती रही हैं, मीडिया से जुड़ी रही हैं और अभी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, महिला भी हैं, तो हमारे दर्शकों को आप कृपया बताएं कि इस आज के दिन वर्ल्ड टेलीविज़न डे पे अगर आप पीछा उलटकर पीछे देखें तो टेलीविज़न ने किस तरह से लोगों की जीवन शैली में, बच्चों के विकास में, महिलाओं की प्रगति और सोच में कैसा प्रभाव किया है और कैसे प्रभाव किया है? बदलाव किया अगर हम कहें तो शायद बिल्कुल। ज़्यादा सही रहेगा। मुझे लगता है जैसे मैं ही जुड़ी रही 80s लेट 80s से, मैं भी उस समय स्टूडेंट थी, तो एक बहुत अच्छा रोमांचक अनुभव हुआ करता था शुरू में कि दूरदर्शन पे काम करना है और युवा जगत से जुड़ी, तो हमेशा एक नए टॉपिक पे हम डिस्कस करते थे। तो उससे पता चलता था लोगों को। मेरा पहला प्रोग्राम भी था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पे था, तो वो एक ऐसा लगा कि लोगों को पता चला कि भाई ये भी क्या होता है बैंक के बारे में, क्योंकि आकाशवाणी की भी भूमिका अहम रहती थी, लेकिन दूरदर्शन आने के बाद लोगों को, अगर हम कहते हैं ना कि रीडिंग, राइटिंग, ऑडियो, वीडियो, सब में विजुअलाइजेशन ही फर्स्ट जाता है। आप देख के जितना समझ सकते हैं उतना सुन के आप नहीं समझ सकते, तो लोग इस तरफ आकर्षित होना शुरू हुए। और महिलाओं को, जिन्हें कि घर के अंदर ही हमेशा रहने की उतनी अधिक उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, दूरदर्शन के माध्यम से उन्हें बताया गया कि आज नारी की क्या शक्ति है, आप कहाँ काम कर सकती हैं और आपके लिए भी कितने कितने योजनाएं गवर्नमेंट बना रही हैं। तो इन सब बातों पर भी ज़रा ध्यान था। और बच्चों के लिए भी कार्यक्रम शुरू हुए, तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होने लगे। तो आप कहें विज्ञान कहें इसे, चाहे आप कला कहें, हर क्षेत्र में बच्चे इससे जुड़ते गए। तो मुझे लगता था कि हाँ, कुछ नया हो रहा है, कुछ विज्ञान ने कुछ ऐसी तरक्की की है जिससे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बताया सुजाता जी आपने। जैसे 80 के दशक के अंत में जब रामायण और महाभारत शुरू हुआ, तो वो एक प्रकार से पुनर्जन्म था, एक हमारे संस्कारों का, हाँ, संस्कृति का एपिक है, जो एक पीढ़ी जो है जिसने केवल दूसरों से सुना, रामलीला से वो कनेक्ट करते थे, लेकिन टेलीविज़न से रामायण और महाभारत देख के वो पूरी कहानी विस्तार से उन लोगों ने सुनी, तो वो एक प्रकार से एक नई पीढ़ी में उस कहानी का रामायण की बात करें तो मुझे याद है कि लोग सारे कार्यक्रमों को छोड़कर, मतलब मॉर्निंग में वो कहीं जाना नहीं है और टीवी के पास बैठ गए और सब उसमें पूरा का पूरा फैमिली ही इन्वॉल्व हो जाता था। देखिए, इस पर काफ़ी चर्चा होती है, बहुत जगह तो मैंने सुना है कि उस पर स्टूडेंट्स ने PhD भी किया है कि कैसे रामायण जो टेलीविज़न पे दिखाया गया, उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि तुलसीदास के रामायण या वाल्मीकि रामायण को लेकर नहीं दिखाया गया। उसमें जितने भी भारतवर्ष में अब तक उपलब्ध हैं या दुनिया में उपलब्ध हैं, 30 से ज़्यादा वर्षन हैं राम कथा के, उन सबों को लेकर के और जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने शोध करवाया और उसके आधार पे बनाया। और जो बहुत सारी कहानी पूरे क्षेत्र में सुनी गई थी, पूरे इस महाद्वीप में, उन सबको वो आँखों से देख सकते थे। कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। बहुत पहले बहुत सारे पश्चिमी देशों में भी बहुत जो महाकाव्य रहे हैं, बाइबल के भी बहुत सारे वर्षन के बहुत सारे सीरियल बनाए गए हैं। तो एक तरह से लोगों को अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में एक रुचि जगती है। वो सही ही सारी है ये मैं नहीं कहूँगा, एक रुचि जगती है ताकि वो आके शोध करता है कि क्या टेलीविज़न दिवस पर एक बार अभी सोचने की ज़रूरत है कि टेलीविज़न जो कुछ परोस रहा है वो सब क्या मनुष्य के विकास के लिए अच्छा ही है या कहीं कोई आपको खराबी भी दिखती है? आपने जो सवाल उठाया वो है कंटेंट के बारे में कि टेलीविज़न एग्जैक्टली। देखिए, एक कमेटी बनाई गई थी, PC जोशी कमेटी, और जोशी कमेटी ने कहा था कि टेलीविज़न का भारतीय स्वरूप बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना वो था जब 80 के दशक में हम लोग कंटेंट थोड़ा कम बना पा रहे थे,
तो बहुत सारा अमेरिका और यूरोप से कंटेंट लेके और वो डब करके वो दिखाते हैं, आज भी दिखाते हैं, जैसे डोरेमोन और शिनचैन जापानीज बहुत कार्टून से है, लेकिन कार्यक्रम। उनको डब करके दिखाते हैं। बहुत सारी फिल्में बाहर से हम करते हैं, लेकिन उस समय ये मात्रा ज़्यादा थी। तो जोशी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हमें दरअसल भारतीय चेहरा दूरदर्शन का वो धीरे धीरे विकसित करना चाहिए, जिसमें हमारे किरदार हों, हमारे सरोकार हों, हमारी कहानी हो, हम एकदम उधार का टेलीविज़न ना चलाएं। अब जैसे 1992 में देश का पहला प्राइवेट टेलीविज़न चालू हुआ, जी टीवी, और उसके बाद जो है 93 में जो है सन टीवी शुरू हुआ, 94 में रामोजी जो ई टीवी है वो शुरू हुआ। एक के बाद एक प्राइवेट टेलीविज़न चालू हुए, और दूरदर्शन के मुकाबिल बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स 1990 के दशक में बढ़ते चले गए, और एक नए किस्म का मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ड्रिवन जो एक कॉमर्शलाइज्ड टेलीविज़न की शुरुआत हुई, जिसमें पूरा फिल्मीकरण, जो फिल्म आधारित जो एंटरटेनमेंट जो मसाला है वो बढ़ने लगा, और दूरदर्शन भी उसमें बढ़ा। जैसे दूरदर्शन ने अपना मेट्रो चैनल चालू किया, और जो केवल बड़े महानगरों की ऑडियंस को टारगेट करते हुए था। तो जो सामग्री है, उसका जो स्वाद है, उसकी जो तासीर है वो बदलने लगी, वो ज़्यादा कॉमर्शलाइज्ड हो गया, क्योंकि उसको विज्ञापन मिलते थे प्राइवेट कंपनियों से, तो वो ज़्यादा सेंसेशनल हो गया, ज़्यादा उसमें हिंसा ज़्यादा दिखाई जाने लगी, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद भारतीयता से थोड़ा सा दूर ले जाने वाली थी। जैसे दूरदर्शन पे ही शांति स्वाभिमान जब पहली बार प्रसारित हुए, तो साधारण जो मध्यम वर्गीय परिवारों में थोड़ा बेचैनी हुई थी उसको देख के, शांति और स्वाभिमान, क्योंकि वो महानगरीय जिस तरीके का था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों या फिर पारिवारिक जो राजनीति है, ये एकता कपूर के सीरियल तो बाद में आए बहुत, लेकिन स्वाभिमान और एकता, ये जो शांति की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें इस तरीके की सामग्री पहली बार दिखाई गई थी डीडी मेट्रो पे। तो लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी कि ये दरअसल सही भारतीयता का चित्रण नहीं है, ये इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए, और फिर वो खुलता चला गया। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सब कुछ टेलीविज़न पे जो परोसा जा रहा है वो सही है, ये तो नहीं कहा जा सकता। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं देवव्रत जी कि आज की जो स्थिति है उसमें सिर्फ दूरदर्शन की बात मैं नहीं करूंगा, टेलीविज़न के पूरे, क्योंकि अब भारत में अभी 800 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल काम कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विदेशी चैनल्स भी आ रहे हैं, और ये दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में ये बात हो रही है। तो अगर भारत कोई भी विदेशी चैनल को बिल्कुल जैम कर दे तो अलग बात है, जैसे बहुत सारे देशों में, चाइना में या बहुत जगह है कि बाहर की चीज़ें वो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन भारत ने जब एक मुक्त आकाश रखा है, ये आकाश से आक्रमण आप कह सकते हैं, जिसमें कि पूरी दुनिया की संस्कृति आपके बेडरूम में होती है। चर्चा और चिंता इस बात की है कि इतने दिनों के लगभग, अब आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न के आए हुए 90 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्या एक बार सोचने की ज़रूरत है कि नई जो भी प्रगति हुई है उसका बुरा प्रयोग भी जैसा हो रहा है उसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, आप जितना देखते हैं उसका ज़्यादा असर होता है। एक तरफ एक लंबी लिस्ट मिलेगी जिसमें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीविज़न ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, दुनिया के बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोगों को बहुत उससे फ़ायदा मिला है, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। अब आपके गांव में, हरियाणा में अगर आप कोई चीज़ उसको दिल्ली के बारे में बताएंगे तो आपको डांट कर वो बताएगा कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये ऐसा है, ऐसी जगह है। आपके झारखंड के बारे में हरियाणा में किसी को ज़्यादा जानकारी हो सकती है क्योंकि वो देखते हैं टेलीविज़न पे। एक घटना तो मुझे याद है कि एक बार किसी ने गुजरात का लिखा था कि गुजरात में एक बार बाढ़ आई, वहाँ के जिलाधिकारी को पता नहीं था, लेकिन वो वर्ल्ड टेलीविज़न पे कहीं BBC पे दिखाया जा रहा था, उसने अमेरिका में देखा और उसने वहाँ अपने घर फ़ोन किया कि बाढ़ आ गई है, ज़रा संभल के रहना ये। फिर उसने वहाँ के अपने किसी मंत्री परिचित को किया तो चर्चा हुई, तब जाकर के उसको पता चला। तो ये कम्युनिकेशन और टेलीविज़न का ये असर हो गया है कि आपके विदेश बैठे आपके 10,000 किलोमीटर दूर लोग पहले जान जाते हैं, आपको पड़ोस में क्या हुआ बाद में पता चलता है। तो ये तो अच्छाई भी, खराबियाँ भी बहुत हैं इसकी। उसके बारे में क्या सोचते हैं आप?
नहीं, मैं तो बल्कि ये भी मानता हूँ कि भारतीय संदर्भ में दूरदर्शन ही है जिसने राष्ट्रीय स्तर पे जो एक नेशनल कॉन्शियसनेस। देवर्मन जी, मैं आपको यहाँ टोकता हूँ, वो सवाल बहुत पीछे छूट गया, इसलिए क्योंकि दूरदर्शन ही एकमात्र भारत में भी नहीं है। सरकार ने नीतिगत रूप से दूसरे चैनलों को भी परमिशन दिया है, प्राइवेट चैनल्स को भी दिया है। वो जितनी सारी शर्तें और रिस्ट्रिक्शंस दूरदर्शन के लिए हैं, राष्ट्रीय प्रसारक के लिए हैं, वो बाकी के लिए नहीं है। बाकी जितने भी चैनल्स हैं हिंदुस्तान के, वो शराब की प्रचार दिखा सकते हैं, दवाइयों के दिखा सकते हैं, जबकि ये गलत है। और भी बहुत कुछ करते हैं प्रचार के लिए जो कि नहीं कर सकते, दूरदर्शन वो नहीं करता है। तो इसलिए वो तो बहुत पीछे छूट गया। सरकार की नीति है कि मुक्त आकाश है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन तब क्या हो? लेकिन रेगुलेशन है तब भी। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट जो 1995 में बना, उसमें जो कोड है उसका उल्लंघन यदि होता है तो सरकार उन चैनलों पे, उन सामग्री पे रोक लगा सकती है। ऐसा अलग अलग मौका हुआ है। लेकिन जब उन चैनलों लेकिन क्या आप रोज जो देखते हैं सारे चैनल्स, क्या आपको लगता है कि ये हो पा रहा है? ठीक है, पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग लिबरल हैं थोड़ा इस मामले में। और जब समाज से कुछ आपत्तियां दर्ज होती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उस पर एक्शन भी होता है। अच्छी बात तो ये है कि 90 के दशक के बाद पिछले 30 साल में, जैसे आपने कहा कि 800 के करीब चैनल हैं, इतने कम समय में इतने बड़े लेवल पे टेलीविज़न क्रांति किसी और देश में नहीं हुई। और उसके बाद 2000 के बाद तो सैटेलाइट चैनल्स की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। अब जैसे न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ के कम से कम करीब 40 के करीब चैनल हैं इस समय, रीजनल अलग अलग भाषाओं में चैनल हैं, और वो सब आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं सारी भाषाओं में। अब ठीक है, प्राइवेट चैनल जो हैं वो बहुत सारी सामग्री या खबरों को पेश करने का उनका तरीका थोड़ा मसालेदार है, सनसनीखेज है, उसकी आलोचना भी हुई है समाज में, और फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को सुधारा है। लेकिन भारत की सरकार और भारतीय लोकतंत्र में सुंदरता यही है कि हम चीज़ों को डिक्टेट नहीं करते, हम प्रेस का या मीडिया का गला एकदम दबा नहीं देते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं, समाज में जागरूकता होती है, और फिर वो मीडिया, जैसे NBA है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशन है, वो लोग सारे न्यूज़ चैनल्स की एसोसिएशन है, तो वो लोग डिस्कशन करते हैं। आपको याद होगा एक लाइव जो ताज होटल का जो है वो लाइव किया था चैनलों ने, और उससे बड़ा राष्ट्र का नुकसान हुआ था, या फिर करगिल वॉर का लाइव करते वक्त भी नुकसान हुआ था, जो बंद हो गया, उसके बाद अब बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बड़ी आलोचना हुई, समाज में भी हुई और सरकार ने भी की, बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत सैनिक मारे गए थे। टीवी जर्नलिस्ट ने इस बात को सीखा कि नहीं, ये इमेच्योरिटी है और हमें राष्ट्रीय हित के मामले को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस है। तो सरकार की तरफ से एकदम तुरंत गला नहीं दबाया जाता, या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाता भारत में, लेकिन एक जागरूकता मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जैसे कि ठीक है, सरकार ने तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, लेकिन पब्लिक कॉन्शियसनेस वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जो सीरियल्स की बात जब हम करते हैं, और बाकी तो न्यूज़ की बात करें तो आपको न्यू इन्वेंशंस और रोज़ की नई घटनाओं का पता चलता है, लेकिन जब हम सीरियल्स की बात करते हैं तो सीरियल्स में कुछ भी परोसा जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही आती है। अगर हम नहीं उसे लाइक करते हैं तो आप देखिएगा सीरियल्स को चेंज किया जाता है। ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप उस पर कमेंट, वो मांगते हैं, कमेंट देते हैं, पब्लिक कमेंट करती है ये नहीं सही है, तो उसको मोड़ दे दिया जाता है। तो ये अब हमारी ही भूमिका है, यहाँ पे हमारी ही जिम्मेदारी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप क्या देखना चाहते हैं? आपको लगता है सुजाता जी कि टेलीविजन के 100 साल के इतिहास में, भारत में लगभग 60 साल के इतिहास में, ये एक तरह की प्रगति है कि लोगों ने टेलीविजन देख करके और अपने हित के हिसाब से उसको सोचना समझना भी सीख लिया है और सीख रहे हैं। यस, एकदम बिल्कुल। क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँ, आप थोड़ा इस पर दृष्टि डालिए कि महिलाओं के विकास, प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक के बारे में कुछ भी, हाँ, कितना सहयोग मानेंगे आप टेलीविजन का? बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों को जो नहीं पता थी बातें, आप किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए, आप शिक्षा की बात कीजिए तो कितने तरह की कोर्सेज हैं, कहाँ महिला जा सकती हैं, महिलाएं अब पायलट भी बन चुकी हैं। तो ये सब खबरें भी महिलाओं को प्रेरित करती हैं, मिलती हैं, टेलीविजन से मिली, दूरदर्शन के थ्रू उन्हें मिलती हैं।
और मैं कहना चाहूँगी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे, जो हमेशा हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनना, तो हमेशा ही कहा जाता है लेडीज़ को भी आगे आना, ये सब जो एड्स दिए गए उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। शिक्षा के लिए दिखाया गया, लड़कियां ही जा रही हैं एजुकेशन के लिए। बीच का एक दशक था, मुझे एग्जैक्टली ईयर्स नहीं याद है, जबकि आप देखते होंगे सारे एड्स गर्ल्स के हिसाब से बनते थे। वो भी एक समय था जब सरकार ने जितने भी एड्स देने होते थे शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या टीकाकरण के लिए, तो उस पर लड़कियों को ही दिखाया जाता था। तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था हमारे समाज के ऊपर। गलत प्रभाव हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब कुआं है, आप पानी पीने जाते हैं, तो कुआं तो पानी पीने के लिए, अब आप छलांग मारते हैं, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? वो तो हम गलत हुए ना। तो आखिर परोसा तो वही जा रहा है ना। सर्जन के हाथ में चाकू है, तो वो क्या है, वो उससे वो काम करता है, वो किसी की ज़िंदगी बचाता है। अब आप किसी गलत के हाथ में चाकू दे देते हैं, तो वो उसका गला भी काट सकता है। तो ये सब बातें तो हमें अपने अंदर से जागरूक करनी होगी, हम क्या चाहते हैं। दूरदर्शन ने तो हमेशा ही चाहा कि कुछ ऐसी चीज़ें समाज को दी जाएं जिससे समाज की प्रगति हो। देवव्रत जी, यहाँ मैं इन्होंने जो बताया उस पर उसके आगे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये टेलीविज़न का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, इसी की अगली कड़ी आप मानेंगे OTT जो अभी आ रहा है, उसमें अभी तक कोई रेगुलेटरी भी काम नहीं कर रही है। वो स्वतंत्र हैं, बनाते हैं और उसे दिखाते हैं, आप जिस किसी माध्यम से उसको देखते हैं, लेकिन उसमें सेंसर वेंसर की ऐसी की तैसी है और वो किसी तरह की स्टोरी को, किसी तरह के सिचुएशंस को दिखाते हैं। इसके बारे में आप कुछ कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। नई पीढ़ी का दरअसल पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो बदल गया है पिछले 10 साल में। अब वो पुराने किस्म के जो एकता कपूर के सीरियल्स तो नहीं पसंद करते। OTT प्लेटफॉर्म ने दरअसल उनके सामने एक ऐसा मेन्यू पेश कर दिया है कि जिसमें वो अपनी पसंद का देख रहे हैं और पूरी दुनिया से कंटेंट उस पर है। ये बात सही है कि उस पर कुछ चेक नहीं है। दरअसल इंटरनेट के ज़माने के बाद, इंटरनेट के आगमन के बाद अब ये जो रेगुलेशंस हैं ये बदलने की ज़रूरत है। ये हाँ, मतलब इसका तरीका ही बदल गया है कि IT एक्ट है जैसे देश में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया था। अब इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है पूरी दुनिया में, जो कुछ है, और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी नहीं है। तो वो पूरी तरह से उसमें यूज़र जो है वो किंग हो गया है कि यूज़र को अपना विवेक तय। आपको नहीं लगता देवव्रत जी, यहाँ पर आप जो बता रहे हैं कि ये रेगुलेटरी सिर्फ हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर ब्रॉडकास्टिंग जो भी है, विश्व की उनको आपस में एक यूनिफॉर्म कोड बनाना होगा कि ठीक है वो आकाश से कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन क्या चीज़ें लोगों को दिखाई जाए और क्या नहीं दिखाई जाए। चाहे हिंदुस्तान की संस्कृति अलग हो, लेकिन पूरी दुनिया में भी कुछ सिविलिटी का एक कोड तो है ना, कि क्या चीज़ दिखानी जानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं दिखाई जाए। जैसे कि आप देखते हैं वायलेंस दिखाना हिंदुस्तान में पहले बिल्कुल मना था, अब उसका बहुत ही क्रूर रूप दिखाया जाता है। किसी की हत्या करनी होती है तो उसको स्टैब नहीं करते हैं, उसको बिल्कुल आराम से 10 मिनट दिखाते हैं कि किस ढंग से उसको टॉर्चर करें तब मारते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये जो पूरी रेगुलेटरी है, ये कोई हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। क्योंकि आज इस वर्ल्ड टेलीविज़न डे पर हमें उस पूरे दुनिया की स्थिति के बारे में सोचना है, जहाँ बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान तो बहुत डेवलप कर गया है, जहाँ बहुत अंडर डेवलप लोग हैं, वहाँ के लोगों को भी ऐसी चीज़ें परोसी जाएं जो कि उनकी सोच को बिल्कुल विद्रूप करे। तो इस पर तो सोचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ फिर बोलती हूँ, जो आज का युवा है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है उन लोगों से कि वो रियलिटी दिखाते हैं। ऐसा पता नहीं आप OTT पे ज़्यादा OTT रियलिस्टिक पे है ना। हाँ, उन हमारे यहाँ थोड़ा स्टोरी रहती है, उनके ड्रामेटिक रहता है, हमारा वाला मेलो, हाँ वो नहीं पसंद करते हैं, जबकि उसमें ज़्यादा वायलेंस है तब भी वो उसे पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी। मैंने वही इशारा किया कि देखिए रियलिटी दिखाना बहुत सही है, लेकिन जो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, चाहे रोमांस की सीन हो या वायलेंस की सीन हो, उसको बहुत एक्सटेंड करते हैं अननेसेसरीली, जो कि स्टोरी का बहुत मूल रूप नहीं होता। वही मेरा कहना था कि उसको इतना बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं ना, ब्रूटैलिटी जो है ना, हाँ, उसको भी सेल कर रहे हैं दरअसल। मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका और यूरोपियन समाज में दरअसल सेंसरशिप की बजाय सर्टिफिकेशन पे जोर है ज़्यादा। वो अपने यहाँ भी जैसे पहले जो CBFC था उसमें C को सेंसर
मेंबरशिप कहते थे, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट जिसको मतलब वो दरअसल उसको सर्टिफाई करते हैं कि उसमें ये दिखाने लिख लगते देते हैं। हैं दिखाने कि अब दर्शक का अपना विवेक है कि वो क्या देखना चाहता है, कितना देखना चाहता है। 18 प्लस वो लिख देंगे, ये 13 प्लस है, ये 16 प्लस है, ये 7 प्लस है। तो नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट जो है उसकी अपना सर्टिफिकेशन है, लेकिन वो सेंसर नहीं करता। जबकि ऐसा मुझे भी लगता है कि हमें कुछ मामलों में सेंसरशिप भी करनी चाहिए। 100%। जैसे यूरोप अमेरिका में चाइल्ड पोर्न को लेके बड़ा इंटॉलरेंस है कि कहीं भी कुछ भी है, ड्रग्स को लेके बड़ा इंटॉलरेंस है, लेकिन और कई मसलों में वो बड़े लिबरल हैं। तो भारतीय समाज के हिसाब से कुछ हद तक हमें करना चाहिए और कर सकते हैं। जैसे चीन ने गूगल के साथ जो लंबी लड़ाई जो चली, उन्होंने साफ कहा कि आप यदि गूगल को इस तरीके से यदि नहीं चीन में दिखाएंगे तो हम गूगल को बैन कर देंगे। कर भी दिया उन्होंने, उनका अपना सर्च इंजन है, वही तो हमें भी करना है। चाहिए। हाँ, कुछ देवदत्त बैन जी, होने ये, चाहिए। विश्व टेलीविजन दिवस पर इतनी विस्तार से चर्चा हुई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सुजाता जी और देवव्रत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये आज का विषय कुछ ऐसा विषय है जिस पर इतने दिनों की जो हमारी यात्रा है, टेलीविज़न यहाँ तक पहुँचा है, इसको हम ये मानते हैं कि बहुत विकास हुआ है, बहुत प्रगति हुई है, लोगों ने बहुत सीखा है, बहुत फ़ायदे हुए हैं। लेकिन एक समय ये भी शायद आ गया है जब इस बात को हम सोचें कि आगे क्या करना है और इसका सदुपयोग और कैसे किया जा सके। अंकुश कहाँ लगाया जाए? अंकुश ना भी कहें, लेकिन सोचें क्या कि ये सुधार कैसे हो। तो मैं एक बार फिर आप सबों को बताऊं कि विश्व टेलीविज़न दिवस पर आप सबको बधाई, सारे दर्शकों को बधाई। और किसी ऐसे विषय को लेकर आगे फिर हम आपके पास उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।